टीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क और इनकी जो बायोग्राफी है, इन पर आधारित जितने भी एमसीक्यूज हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए, उन सभी पी वाई क्यूज को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये सभी पी वाई क्यूज हमारे पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, चार्ल्स डिकेंस का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 7 फरवरी 1812 को, और इनकी मृत्यु हो गई थी 9 जून 1870 को। तो ध्यान बनाए रखना, 1812 में इनका जन्म हुआ और 1870 में इनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहला एमसीक्यूज कौन सा है हमारा? तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा जो कि यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया है। क्या है? बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैबिस मैनर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जो चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल द ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इसमें मिस हैबिस्म के मैनर का क्या नाम होता है? तो सेटिस हाउस होता है। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्या होता है? सेटिस हाउस नाम होता है। किसका नाम होता है? जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिस हैबिस्म होती है, उनके मैनर का नाम सेटिस हाउस होता है। ठीक है, अब जरा ग्रेट एक्सपेक्टेशन के बारे में थोड़े से पॉइंट समझ लीजिएगा। क्या कहा गया है? ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, ये नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है, और सबसे पहली बार इसको वीकली फॉर्म में यानी कि सीरियल फॉर्म में इसको पब्लिश करवाया गया था। और उस पत्रिका का नाम क्या था जिसमें ये पब्लिश होता था? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल द ईयर राउंड। और ये कब से कब तक छपा था? 1 दिसंबर 1660 से लेकर के इसको छापना शुरू किया था इस पत्रिका में, और ये कब तक छपता रहा? 3 अगस्त 1861 तक। ये जो नॉवेल है कैन बी कॉल्ड, इस नॉवेल को, कौन से नॉवेल को? ग्रेट एक्सपेक्टेशन को। ये बिल्डंग्स रोमन नॉवेल कौन से होते हैं? एक ऐसे नॉवेल होते हैं जिसमें जो हीरो होता है उसके बचपन जवानी के जो अनुभव होते हैं, उसको कैसे पाला पोसा गया, उसने कौन कौन से संघर्ष की, ये सब चीजें दिखाई जाएं। तो वो ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो नॉवेल हमारे कैसे होते हैं? बिल्डिंग्स रोमन होते हैं। एज इट डील्स विद, क्योंकि ये डील करता है, किस चीज को डील करता है? फॉर्मेटिव ईयर ऑफ फिलिप रिप। फिलिप रिप को शॉर्ट में हम पिप कहते हैं। ठीक है, और हु इज आल्सो द नरेटर ऑफ द नॉवेल, और यही इस नॉवेल का क्या है? नरेटर है। बिल्डिंग्स रोमन कहा जाता है इस नॉवेल को क्योंकि ये फिलिप रिप पिप की शुरुआती वर्षों से संबंधित है, पहले के जीवन से संबंधित इसमें बहुत सारी कहानियों को बताया गया है। जो उपन्यास का नरेटर भी है, और नरेटर भी कौन? ये खुद ही है। अगला इसी में अभी बताया गया है। क्या बताया गया है जरा समझो, यहां से यहां तक थोड़ा क्वेश्चन लंबा है इसका एक्सप्लेनेशन, इसलिए प्यार से समझना इसको। इस नॉवेल की जो सेटिंग दिखाई गई है वो दो जगह पर होती है। कहाँ होती है? कैंट और लंदन में। तो एक जगह कौन सी होती है? हमारी कैंट होती है, और दूसरी जगह कौन सी होती है? लंदन। यानी कि दो जगह इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। कौन सी सेंचुरी? मिड 19 सेंचुरी में। कब? मिड 19 सेंचुरी। कह सकते हैं कि इस नॉवेल की सेटिंग 19वीं सदी के मध्य में कैंट और लंदन में है। ठीक है, ये पिप की कहानी है पूरी। इट इज द स्टोरी ऑफ पिप, यानी कि फिलिप पिप की ग्रेट एक्सपेक्टेशन में कहानी दिखाई जाती है। और ये जो पिप होता है वो कौन होता है? एक आर्फन होता है, अनाथ होता है, हु लिव्स विद हिज सिस्टर। और ये किसके साथ रहता है? अपनी बहन, जिनका नाम होता है मिसेस जो गागरी। ठीक है, उनके साथ रहता है, मिसेस जो गागरी, और इनके जो पति होते हैं उनके साथ। और उन्हीं के साथ ही काम करता है, वर्क्स विद हिज ब्रदर इल्ला, मिस्टर जो ग्रेगरी। क्या कहा गया है कि वह अपनी बहन जो थी, उनका नाम था मिसेस जो ग्रेगरी, के साथ रहता है, और इनके जो बहनोई थे, मिस्टर जो गागरी, उनके साथ ये काम करता था मिस हैबिस्म द्वारा समय को रोकने का। अब यहाँ पर क्या है? मिस हैबिस्म अटेम्प्ट टू स्टॉप टाइम इज सिंबॉलिकली शोन थ्रू द स्टॉप क्लॉक एट सेटिस हाउस। और उसी जिस हाउस में, जिस घर में मिस हैबिस्म रहती है, उस घर का नाम सेटिस हाउस है। उसमें जो है ऐसा प्रयास किया गया समय को रोकने के लिए, टाइम को बिल्कुल रोकने के लिए, क्योंकि उनकी दीवारों पर जो घड़ियां हैं उनमें सब में एक जैसा ही समय, उतना ही समय दिखाया जा रहा है, वही बज रहा है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मिस हाइवेस्म के द्वारा समय को रोकने का प्रयास जो है वो प्रतीकात्मक रूप से सेटिस हाउस में रुकी हुई घड़ियों के माध्यम से दिखाया गया है। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? समझो, विच ऑफ द नॉवेल्स गिवन बिलो डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवेल।
बोला गया है कि नीचे बहुत सारे 3-4 उपन्यास आपको दिए गए हैं, उन उपन्यासों में से कौन सा नॉवेल गॉथिक नॉवेल्स की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो कौन सा नहीं आता है। पिक बिग पेपर जो है वो गॉथिक नॉवेल नहीं है हमारा। बाकी गॉथिक नॉवेल का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, द मूर। ये इसमें द कैसल ऑफ ओट्रेंटो जो है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। द मूर है, ये भी गॉथिक नॉवेल है। ओल्ड इंग्लिश बैरन, ये भी इनका क्या है, एक गॉथिक नॉवेल है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सॉरी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, क्या बोला गया है। पिकनिक पेपर जो है वो गॉथिक नॉवेल नहीं है, ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो ये पिकनिक पेपर कैसा नॉवेल है, जरा इसे समझो। यहाँ पर पिकनिक पेपर बाज चार्ल्स डिकेंस, ये चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला नॉवेल है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला नॉवेल कौन सा है, तो आप टिक करोगे पिकनिक पेपर को। इसका ओरिजिनल टाइटल कौन सा है, ओरिजिनल टाइटल पास्थोमस पेपर ऑफ द पिकनिक क्लब, ये इसका क्या है, ओरिजिनल टाइटल है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, ये भी सीरियल फॉर्म में इनका नॉवेल पब्लिश हुआ था और 1836 से इसको पब्लिश कराना शुरू किया। 1837 तक ये पब्लिश होता रहा। और जब ये पब्लिश हुआ तो इन्होंने अपने खुद के नाम से इस नॉवेल को पब्लिश नहीं कराया। अंडर द सिडोनिम, इनका एक उपनाम था, ठीक है, बॉज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिडोनिम अपना उपनाम निक नेम यूज करते थे। चार्ल्स डिकेंस क्या नाम यूज करते थे, तो बॉज यूज करते थे। एंड लेटर पब्लिश्ड इन अ बुक फॉर्म, और इसके बाद 1837 में ही ये जो नॉवेल था पिकनिक पेपर, वो एक बुक के रूप में पब्लिश कराया गया। ठीक है, अब जरा समझ लो यहां पर क्या कहा गया। दी कैसल ऑफ ओटरेंटो किसका है, होरेस वॉलपोल का है। इसके बाद में दी मूर की अगर हम बात करें तो दी मूर किसका है, दी मूर जो है लॉरी आर किंग का है। और द ओल्ड इंग्लिश बैरन जो है वो क्लारा रीव का है। तो ये तीनों आपको अच्छे से समझ आ गए। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ एस्टेला इन द नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। देखो ग्रेट एक्सपेक्टेशन को जरूर पढ़ करके जाइएगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल है। इनके दो नॉवेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनमें को आप पढ़ करके जाना ही जाना है। एक आपको डेविड कॉपरफील्ड और दूसरा ग्रेट एक्सपेक्टेशन। बोला गया है ग्रेट एक्सपेक्टेशन उपन्यास में जो एस्टेला के पिता का क्या नाम दिखाया जाता है, तो एस्टेला के पिता का नाम होता है मैगबिच। यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैगबिच एस्टेला के पिता का नाम होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या दिया गया है। बोला गया है एबेल मैकबिथ जो होता है वो किसके, एस्टेला के पिता दिखाए जाते हैं, कहाँ, ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल में। और ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है वो किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है। अब आगे अभी भी इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हुआ। देखो कहा गया है एस्टेला हैबिस्म, कॉमनली नोन एज एस्टेला, इट is a significant character in the novel closely associated with the protagonist Flip Rip Rip, जिसको शॉर्ट में हम पिप भी कहते हैं। मतलब ये हुआ एस्टेला हैबिस्म, जिन्हें आमतौर पर एस्टेला के नाम से जाना जाता है, उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है। जो मुख्य पात्र यानी कि जो हीरो है फ्लिप रिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पिप बोलते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ है। एबेल मैकविच एक काल्पनिक पात्र और भागा हुआ कैदी है। यहीं पर एक और कैरेक्टर की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एबेल मैकविच की बात करेंगे। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है और एस्केप फ्रॉम कन्विक्ट हु प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फिक्शनल कैरेक्टर का मतलब होता है काल्पनिक, कोई चीज फिक्शनल हो, फिक्शन का मतलब ही होता है काल्पनिक। तो ये जो एबेल मैकबिच है वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो भागा हुआ कैदी है। और ये जो उपन्यास है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो कि 1861 में आया है, पिप के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहां से समझिएगा द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पिप इन द नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन दोस्त कब आया, 1861 में। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एबल मैकबिच एक काल्पनिक पात्र तो ही है, प्लस में ये भागा हुआ कैदी है। और अगर हम ग्रेट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इसमें जो पिप होता है उसके डेवलपमेंट में ये बहुत प्रमुख भूमिका अपनी, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मेन भूमिका, मेन रोल निभाता है, ये कह सकते हो मेन रोल प्ले करता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
The Tale of Two Cities by Charles Dickens is about the following two cities. चार्ल्स डिकेंस का A Tale of Two Cities निम्नलिखित दो शहरों के बारे में है। वो दो शहरों के नाम कौन से हैं आपको बताना है। लंदन एंड पेरिस, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको जरा पढ़ो, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। इसमें बताया गया है कि A Tale of Two Cities ये जो नॉवेल है वो किसके द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है। सबसे पहली बार ये पब्लिश हुआ है 1859 में। ये स्टोरी, और इस स्टोरी की जो सेटिंग दिखाई जाती है वो कहाँ दिखाई जाती है, लंदन एंड पेरिस में ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उस समय क्या चल रहा होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही होती है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है लंदन और पेरिस में इस टेल ऑफ टू सिटीज की सेटिंग दिखाई जाती है, और ये सबसे पहली बार 1859 में आया। अभी हम इसके बारे में और थोड़ा बताएंगे। ये जो नॉवेल है, दी नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच डॉक्टर। एक ये जो उपन्यास है वो फ्रांसीसी डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर मैनेट। अब ये जो डॉक्टर मैनेट होते हैं, हिज 18 ईयर लॉन्ग इम्प्रिजमेंट हो जाती है इन दी बास्टिल इन पेरिस। मतलब ये हुआ कि बास्टिल में उनको 18 साल की सजा हो जाती है, कैद हो जाती है। अब इनकी एक बेटी और होती है एंड हिज रिलीज टू लिव इन लंदन विद हिज डॉटर लूसी, और इनकी बेटी का नाम लूसी होता है। जब ये रिलीज हो जाते हैं, जब इनकी रिहाई हो जाती है, तो ये अपनी बेटी लूसी के साथ लंदन लंदन में रहने के लिए चले आते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिले थे और उससे ये कभी भी नहीं मिले थे। द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन एंड लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द रेन ऑफ टेरर। मतलब ये हुआ कि कहानी उन सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिनके कारण फ्रांसीसी क्रांति और आतंक का राज हुआ करता था उस समय। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है। फिर से बोला गया है कि डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज सेंटर्स अराउंड द सिचुएशन बोर्न आउट ऑफ। डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज की कहानी निम्नलिखित में से किस स्थिति के इर्द गिर्द घूमती रहती है, यानी कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसी के चारों तरफ घूमती रहती है। तो हमने अभी अभी बताया आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा होता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया, टेल ऑफ टू सिटीज क्या है, एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट है, कहीं नोट कर लीजिए। टेल ऑफ टू सिटीज का जॉनर कैसा है, ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। द नॉवेल सेंटर्स राउंड द सिचुएशन बोर्न आउट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि उपन्यास की कहानी फ्रांसीसी क्रांति की से उत्पन्न जो स्थिति, यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी उससे जो सिचुएशन जन्मी उसी के इर्द गिर्द ये पूरा उपन्यास घूमता रहता है, यानी कि इस पूरे उपन्यास की कहानी चलती रहती है। अगला, इसमें देखो क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है, जरा यहां से यहां तक समझिए। बोला यह गया है कि ये जो नॉवेल है अटेल ऑफ टू सिटीज का पब्लिश हुआ है 1859 में। इस नॉवेल की सेटिंग लंदन और पेरिस दो जगह पर दिखाई जाती है। डिकेंस बारोड मटेरियल फ्रॉम द थॉमस का। अब ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ पॉइंट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको कॉपी पर नोट डाउन करना ही करना है। डिकेंस ने ये जो टेल ऑफ टू सिटीज का सोर्स है वो कहाँ से लिया है, तो ये जो मटेरियल लिया है फ्रॉम एक टॉमस कार्लाइल का हिस्टोरिकल वर्क था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे इसको लिया है। फॉर इज पावरफुल डिपिक्शन ऑफ रेवोल्यूशनरी पेरिस। मतलब ये हुआ कि माफ करना, इस उपन्यास में यहां से और देख लो, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में भी। ये जो नॉवेल है वो नरेट करता है स्टोरी को। किसकी स्टोरी इस नॉवेल के अंदर दिखाई गई है, डॉक्टर मैनेट की स्टोरी। हिज लॉन्ग इम्प्रिजमेंट इन द बास्टिल एंड हिज रीयूनियन विद हिज डॉटर लूसी इन लंदन। द नैरेटिव अनफोल्ड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द रेन ऑफ टेरर। मतलब ये हुआ, ये जो उपन्यास है इसमें डॉक्टर मैनेट बास्टिल में उनकी लंबी कैद और लंदन में अपनी बेटी लूसी के साथ उनके पुनर्मिलन की कहानी को बताता है। कहानी फ्रेंच क्रांति और आतंक के शासनकाल
की पृष्ठभूमि के सामने आती है, यानी कि इसकी जो सेटिंग है उसमें जब आप पढ़ोगे तो पूरी की पूरी कहानी में फ्रेंच रेवोल्यूशन की चर्चा होती है और रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का शासनकाल की कि उस समय उस टाइम पर जो शासनकाल था हेनरी सेकंड का शासनकाल था, तो किस तरीके का आतंक मचा हुआ था। माफ करना, हेनरी सेकंड नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, मिसेस गैम्प इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस। मिसेस गैम्प डिकेंस के किस उपन्यास का एक पात्र है। तो सी मार्टिन चुजलविट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिसेस गैम्प जो है वो मार्टिन चुजलविट में पाई जाती हैं। अब समझो यहाँ पे क्या बोला गया है। मिसेस गैम्प जो कैरेक्टर है वो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ मार्टिन चुजलविट, इसका पूरा नॉवेल का नाम है कंसिडर्ड द लास्ट ऑफ द पिकेरिस नॉवेल। और इसका जॉनर क्या है, मार्टिन चुजलविट का ये एक पिकेरिस नॉवेल है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो मिसेस गैम चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चुजलविट का एक पात्र है, एक कैरेक्टर है, जिसे उनके पिकेरिस उपन्यासों में से आखिरी माना जाता है। जितने भी पिकेरिस नॉवेल्स लिखे हैं चार्ल्स डिकेंस ने, उनमें से ये लास्ट माना जाता है। अब हम इसके थोड़े डिटेल की बात करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या बोला गया है, बोला गया है द नॉवेल वाज पब्लिश्ड सीरियली। ये जो नॉवेल है वो सीरियल फॉर्म में, ये भी इनके ज्यादातर नॉवेल जो है वो सब सीरियल फॉर्म में ही लिखे गए हैं। और ये भी नॉवेल इनके उपनाम से छपा था, बॉज नाम से, ठीक है। कब से कब तक, 1843 से छपना शुरू हुआ और ये 1844 तक छपा। और बुक के रूप में ये कब पब्लिश कराया गया था, 1844 में। इन दिस नॉवेल मार्टिन चुजलविट, इस नॉवेल में जो मार्टिन चुजलविट होता है वो एक अप्रेंटिस दिखाया, क्या दिखाया जाता है, एक अप्रेंटिस आर्किटेक्ट दिखाया जाता है और यही प्रोटोगोनिस्ट होता है। मिसेस गैम्प आल्सो नोन एज सारा गैम्प इज अ हाई स्पिरिटेड ओल्ड कॉकनी वुमेन दिखाई जाती है, अ पुअरली ट्रेंड नर्स मिडवाइफ नोटोरियस फॉर हर फंड फंडनेस फॉर गिन एंड हर कॉमिक एग्जेजरेटेड स्पीच। बोला गया है कि इस उपन्यास में मार्टिन चुजलविट एक अप्रेंटिस आर्किटेक्ट और मुख्य पात्र हैं, यानी कि प्रोटोगोनिस्ट हैं, हीरो हैं इस नॉवेल के, ठीक है, मार्टिन चुजलविट। अगला मिसेस गैम की बात करें, जिसे सारा गैम के नाम से भी जाना जाता है। एक उत्साही बूढ़ी कॉकनी महिला है जो एक खराब प्रशिक्षित नर्स, यानी कि ये कह सकते हो दाई है, दाई माँ, जो जिनके प्रति अपने शौक और अपनी हास्य प्रति अंतर रंजित बोली के लिए बदनाम है, ठीक है। एग्जेजरेटेड होता है बड़ा चढ़ा करके किसी चीज को कहना, उसलिए ये जानी जाती है, लंबी लंबी फेंकने वाली। 7वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज सेट एट द टाइम ऑफ द गॉर्डन रॉयट्स ऑफ 1780। निम्नलिखित में से कौन सा डिकेंस का जो नॉवेल है, नॉवेल की सेटिंग जो है टाइम ऑफ द गॉर्डन रॉयट्स 1780 दिखाई जाती है, तो बर्नाबे रुज की दिखाई जाती है। कौन सा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहां से आप पढ़ भी सकते हो क्या लिखा गया है। बर्नाबे रुज एक नॉवेल है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है, इसकी सेट किया गया है इसको एट द टाइम ऑफ गॉर्डन रॉयट्स ऑफ 1780। बर्नाबी रुज इन फुल, बर्नाबी रुज आ टेल ऑफ द रॉयट्स ऑफ 80 इन द हिस्टोरिकल नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, ये इसका पूरा टाइटल है, ठीक है। इसको पब्लिश कराया गया था सीरियली फॉर्म में और बुक फॉर्म में ये आया है 1841 में। ये भी एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। इसकी सेटिंग जो दिखाई जाती है लेट 18th सेंचुरी की सेटिंग इसकी दिखाई जाती है। अब आगे 8वें नंबर का देखो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग डिकेंस कैरेक्टर अपीयर्स एज अ घोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डिकेंस का कैरेक्टर भूत के रूप में दिखाई देता है। तो जैकब मार्ले
डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जैकब मार्ले। जैकब मार्ले जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ध्यान बनाए रखना। इज द डिसीज्ड बिजनेस पार्टनर ऑफ एम्बे अवेंजर स्क्रूज इन द क्रिसमस कैरोल। बोला गया है कि जैकब मार्ले एक काल्पनिक किरदार है चार्ल्स डिकेंस का अ क्रिसमस कैरल, जो कि आया था 1843 में। एबनेजर स्क्रूज का मृत बिजनेस पार्टनर है और एक भूत के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि हु रोट अ पोस्ट मॉडर्न रिवर्किंग ऑफ चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल टाइटल। चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का पोस्ट मॉडर्न रिवर्किंग किसने कहा, बिना इसका जो ओरिजिनल टाइटल था उसको बिना बदले? तो कैथी एकर ने चार्ल्स डिकेंस का जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन था उसको बोला था पोस्ट मॉडर्न रिवर्किंग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्ट मॉडर्न रिवर्किंग ऑफ चार्ल्स डिकेंस ग्रेट, ये किसने बोला चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन को, तो कैथी एकर ने। बी ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। कैथी एकर रोड द पोस्ट मॉडर्न रिवर्किंग ऑफ चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल टाइटल। कैथी एकर Acker's great expectation moves her narrator through the time, gender, and identity as it examines contemporary beliefs about life and art. Kathy Acker was an American experimental novelist, playwright, essayist और पोस्ट मॉडर्निस्ट। मतलब ये हुआ कैथी एकर ने चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन को पोस्ट मॉडर्न रिवर्किंग किया, बिना इसका ओरिजिनल टाइटल बदले। कैथी एकर ग्रेट एक्सपेक्टेशन अपने कथावाचक के समय, लिंग, पहचान और माध्यम को आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये जीवन और कला के बारे में समकालीन मान्यताओं की जांच करता है। कैथी एकर एक अमेरिकी, कौन दिखाया जाता है अगर कैथी एकर के बारे में? फिलहाल ये पीजीटी का पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान बनाए रखना। कैथी एकर एक अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल नॉवलिस्ट, प्लेराइट, एसिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 10 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे कोस्ट कोनस्टल रोमन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोनस्टल रोमन के उदाहरण है? तो कौन सा कोनस्टल रोमन के उदाहरण है? कोस्टलर रोमन, ये जो बिल्डिंग्स रोमन होता है उसी का सब टाइप होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा उदाहरण है? आपको ध्यान बनाए रखना है बी और डी। बी और डी मतलब एक तो डेविड कॉपरफील्ड और दूसरा अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? कनस्ट्रल रोमन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बी और डी। अब यहां से आप समझ भी सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है? बोला गया है कि चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास जो डेविड कॉपरफील्ड और जेम्स जॉयस का उपन्यास द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जो ये कॉन्स्टलर रोमन के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोस्टलर रोमन है वो सब टाइप दिखाया जाता है किसका? बिल्डिंग्स रोमन का। ठीक है, ये बात आप विशेष ध्यान बनाए रखना। अगला 11 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स क्रोनोलॉजिकली। आपको निम्नलिखित उपन्यासों को क्रोनोलॉजिकली आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। नॉवेल्स कौन कौन से हैं? ये वाले नॉवेल्स हैं, जैसे डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर, निकोलस निकलबाई, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो सबसे पहले कौन सा? पिकविक पेपर आया, इसके बाद कौन सा है? निकोलस निकलबाई, और फिर आया डेविड कॉपरफील्ड, और लास्ट में सबसे कौन सा आएगा? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो कौन सा? ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये इनका क्रोनोलॉजिकल क्रम दे रखा है, आप यहां से भी देख सकते हो कौन। ठीक है, पिकविक पेपर आया है 37 में, निकोलस निकलबाई 39 में। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है जरा देख लीजिएगा। अगर हम 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हु इज कंसिडर्ड टू बी द डिकिंस ऑफ द एलिजाबेथन स्टेज। बोला ये गया है कि किसको माना जाता है डिकिंस ऑफ द एलिजाबेथन स्टेज? फॉर हिज इंटीमेट नॉलेज ऑफ द कॉमन मैन। आम आदमी, कॉमन मैन का मतलब आम आदमी के बारे में गहरी समझ
के लिए किसे एलिजाबेथन मंच का डिकेंस माना जाता है? तो एलिजाबेथन मंच का डिकेंस यानी कि डिकेंस ऑफ द एलिजाबेथन स्टेज किसको नाम दिया गया? तो टॉमस डेकर को बोला जाता है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर हम टॉमस डेकर की माने तो इनको एक नाम दिया गया था डिकेंस ऑफ द एलिजाबेथन एज। टॉमस डेकर भी क्या है? एक प्लेराइट हैं, पंपलेट राइटर हैं। कौन सी एज के? एलिजाबेथन एज के। एलिजाबेथन एज क्या कहलाती है? गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड कही जाती है। ये वो समय था, ये जो कहलाया था बाज अ टाइम ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का टाइम कहलाया था। अब ये जो रेनेसा पीरियड है, ठीक है, रेनेसा पीरियड हमारा पुनर्जागरण काल कब से कब तक चला था? 1558 से लेकर के 1603 तक। और इस एज का नाम एलिजाबेथन एज, क्वीन एलिजाबेथ जो थी उस समय राज्य करती थी, ठीक है, जिनकी मृत्यु 1603 में होगी, उन्हीं के नाम पर एलिजाबेथन एज डला। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। इसमें बोला गया है द कैरेक्टर ऑफ मिस हैबिस्म इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ स्टडी इन। बोला यह गया है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिस हैबिस्म का चरित्र किसका अध्ययन है? तो सैडिज्म का। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें मिस हैबिस्म की तो ये काय में दिखाई जाती हैं? ग्रेट एक्सपेक्टेशन में दिखाई जाती हैं। इज अ स्टडी इन सैडिज्म। मिस हैबिस्म इज अ कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन कब आया? 1861 में आया है। सैडिज्म क्या होता है? इट इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन और सफरिंग ऑन अदर्स। मतलब ये हुआ कि सैडिज्म एक ऐसा मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसमें दूसरों को दर्द या तकलीफ पहुंचा करके खुशी मिलती है। अगला, अगर हम बात करें 14 नंबर के क्वेश्चन की तो क्या बोला गया? हम्बग कैसवे इन लिटिल डोरिट एज। लिटिल डोरिट में हम्बग कैसबी है वो क्या है? तो इनमें से कोई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, ये जो हम्बग कैसबी होता है वो फ्लोरा का पिता दिखाया जाता है और एक ब्लीडिंग हार्ट यार्ड होता है उसका लैंडलॉर्ड दिखाया जाता है, ठीक है। और ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। फिर भी हम आपको थोड़ा डिटेल कर देते हैं लिटिल डोरिट के बारे में। लिटिल डोरिट ये जो नॉवेल है वो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है। सीरियल फॉर्म में आया है। 1555 से छपना शुरू हुआ और 1557 में बुक के रूप में इसको पब्लिश कराया गया था। ये जो नॉवेल है वो अटैक करता है किस पे? इनजस्टिस ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लीगल सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कि इंग्लिश कानूनी सिस्टम के अन्याय पर हमला करता है, इसके बारे में बताया गया। हम्बग कैसबी फ्लोरा का पिता और ब्लीडिंग हार्ट यार्ड का मकान मालिक है, ठीक है। हम्बग के बारे में भी ध्यान रखना। हम्बग कैसबे कौन है? फ्लोरा का फादर है। और लैंडलॉर्ड दिखाया जाता है ब्लीडिंग हार्ट यार्ड का। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है चार्ल्स डिकेंस लिटिल डोरिट इज एन अटैक अपॉन। जो चार्ल्स डिकेंस है, लिटिल डोरिट चार्ल्स डिकेंस के द्वारा जो लिखा गया है उसमें किस पर अटैक किया गया है, ठीक है, ये बोला गया है। तो 15 नंबर का जरा बता दो कि चार्ल्स डिकेंस में लिटिल डोरिट किस पर अटैक किया गया है? तो मार्शल सी होता है। ये एक ऐसी जेल होती है जिसमें कर्जदारों जो कर्ज ले लेता था उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या बोला गया? मार्शल सी द डेप्टर्स प्रिजन कहलाती है एंड द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और उस सिस्टम पर जो इसके अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। और ये पीजीटी के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिटिल डोरिट जो नॉवेल है वो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन सीरियल फॉर्म बिटवीन 1855 से 1857 में, और 1857 में इसको बुक के फॉर्म में पब्लिश करवाया गया। द स्टोरी फीचर्स एमी डोरिट द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हर फैमिली born and raised in the Marshalsea prison for debtors in London। बोला ये गया है कि कहानी में एमी डोरिट है जो अपने परिवार की सबसे छोटी बच्ची है जिसका जन्म और पालन पोषण लंदन में कर्जदारों की एक मार्शल सी जेल में हुआ था। लिटिल डोरिट समकालीन अंग्रेजी कानूनी प्रणाली की नाइंसाफी खासकर कर्जदारों की जेल की संस्था पर हमला करती है। ये जो लिटिल डोरिट होती है वो किस पर अटैक करती है? इनजस्टिस ऑफ द कंटेम्प्रेरी लीगल इंग्लिश लीगल सिस्टम पार्टिकुलरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेब्टर्स प्रिजन।
अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है इन विच नॉवेल ऑफ डिकेंस डू द कैरेक्टर्स ग्रैड ग्राइंड बाउंडर बाई एंड सिसी जूप अपीयर्स। इन तीनों के नाम दिए गए हैं। चार्ल्स डिकेंस के किस उपन्यास में ग्रैड ग्रैंड, बाउंडरबरी, बाउंडरबी और सिसी जूप ये तीनों कैरेक्टर कौन से नॉवेल में दिखाई देते हैं? तो हार्ड टाइम में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। द कैरेक्टर्स ग्राइड ग्रैंड बाउंडर बाई एंड सिसी जूब किसमें हार्ड टाइम में नजर आते हैं। इट इज, ये इनका 10वां नॉवेल है किसका, चार्ल्स डिकेंस का। और सबसे पहली बार इसको पब्लिश कराया गया था 1854 में। द नॉवेल सर्वेज इंग्लिश सोसाइटी एंड सटाराइज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एरा। इस नॉवेल के अंदर होता क्या है कि ये उस युग की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर व्यंग करता है ये नॉवेल। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। इसमें बोला गया है कि व्हाट डज ऑल दी क्लॉक्स सेट एट 20 minutes to 9। इसका मतलब हुआ 8:40 इन मिस हैबिस्म रूम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन सिंबोलाइज। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरा समझ लीजिएगा कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिस हैबिस्म के कमरे में सभी घड़ियों का 8:45 सेट होना क्या दर्शाता है। 20 मिनट है तो 8:45 नहीं कहोगे, 8:40। तो क्या दर्शाता है ये, तो देखो सी ऑप्शन पर जाएंगे। इट सिंबलाइज दैट मिस हैबिस्म डज नॉट वांट एनीथिंग टू चेंज। ये इस बात का सिंबोलिज्म था, ये दर्शाता है कि मिस हैबिस्म कुछ भी बदलना नहीं चाहती। अब इसके एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में वही सब बातें हैं लेकिन फिर भी समझ लो। ऑल द क्लॉक all the clocks set at 20 minutes to 9 in Miss Habis's room symbolize her desire to freeze time. At the moment of her betrayal, she does not want to she does not want anything to change. Great expectation is building Roman in which Dickens focus on the psychological and moral growth of protagonist. मिस हैबिस्म के कमरे में सभी घड़ियों का जो है 8:40 पे सेट होना उनके धोखे के पल के समय को रोकने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। वह कुछ भी बदलना नहीं चाहती। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक बेल्डोंग्स रोमन है जिसमें डिकेंस जो हीरो होता है उसको साइकोलॉजिकली यानी कि मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, अगला 18 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। 18 नंबर का क्वेश्चन है with whom did Pip live at the beginning of Great Expectation। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन के शुरुआत में पिप किसके साथ रहता था, तो अपनी बड़ी बहन और जीजा के साथ रहता था। तो विद हिज एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर इल्ला, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। अब इसको जरा समझ लीजिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन पिप लिव्ड विद हिज एल्डर सिस्टर जिनका नाम था मिसेस जो ग्रेगरी, और इनके ब्रदर इल्ला थे जो ग्रेगरी। तो ये मिस्टर जो ग्रेगरी है और उनकी पत्नी मिसेस जो ग्रेगरी। ठीक है, मिसेस जो इज डिपिक्टेड एज हार्श एंड अनकेयरिंग while जो ग्रेगरी इज काइंड हार्टेड। ब्लैक स्मिथ लोहार होते हैं एंड पिप्स क्लोजेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। मतलब ये हुआ कि वह अपने जीजा जो ग्रेगरी के साथ रहता है। मिसेस जो जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कठोर और लापरवाह दिखाई गई हैं इस नॉवेल के अंदर, जबकि इनके जो जीजा होते हैं यानी कि जो ग्रेगरी वो बहुत ज्यादा दयालु लोहार और पिप के उनके अच्छे व्यवहार के कारण ये पिप के सबसे करीबी दोस्त भी बन जाते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। ओलिवर ट्विस्ट इज आल्सो नोन एज, ओलिवर ट्विस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, ये इसका अनादर नेम है। इसको जरा समझिए क्या कहा गया है। इसको बोला गया ओलिवर ट्विस्ट आल्सो नोन एज द पेरिस बॉयज ऑफ प्रोग्रेस। तो ओलिवर ट्विस्ट का दूसरा नाम अनदर नेम क्या है, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। इट इज चार्ल्स डिकेंस सेकेंड नॉवेल, ये चार्ल्स डिकेंस के दूसरे नंबर का नॉवेल है। सीरियल फॉर्म में ये पब्लिश हुआ है 1837 से 1839 तक। रिलीज्ड एज द 3 वॉल्यूम बुक इन 1838 बिफोर द सीरियलाइज्ड एंडेड। मतलब ये हुआ कि चार्ल्स डिकेंस का ये दूसरा उपन्यास है जो 1837 से लेकर के 1839 तक एक सीरियल के रूप में प्रकाशित हुआ। सीरियलाइजेशन खत्म होने से पहले 1838 में
3 वॉल्यूम वाली बुक के रूप में भी जारी किया गया। इसके बाद 20 नंबर का, ओलिवर ट्विस्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन द मैगजीन बेंटलीज मिसलेनी फॉर्म। ओलिवर ट्विस्ट ओरिजिनली जो है वो बेंटलेज मिसलेनी पत्रिका में मासिक किस्तों में यानी कि इंस्टॉलमेंट में कब प्रकाशित हुआ था? तो 1837 से लेकर 1839 तक। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? इसमें बोला गया है कि विच नॉवेल डज द फॉलोइंग कोट ऑफ डिकेंस बिलोंग टू। मतलब एक वर्ड डिकेंस के निम्नलिखित जो कोट है वो किस उपन्यास का है? कोट क्या है? आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर्स फॉर मी। मुझे धरती पर किसी की परवाह नहीं है और धरती पर कोई मेरी परवाह नहीं करता। तो अटेला टू सिटीज की ये लाइनें हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो नॉवेल है, आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर्स फॉर मी, मतलब मुझे धरती पर किसी की परवाह नहीं है और धरती पर कोई मेरी परवाह नहीं करता। ये जो नॉवेल है वो बिलोंग करता है टेल ऑफ टू सिटीज से, जिसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ये कैसा है? एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। लंदन और पेरिस में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? Who called Dickens the greatest of superficial novelist? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने डिकेंस को सतही उपन्यासकारों में सबसे महान कहा? तो वो कहने वाले हेनरी जेम्स थे। यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन ई ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हेनरी जेम्स। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इट इज द कस्टम ऑन द स्टेज ऑफ ऑल गुड मर्डरस मेलोड्रामास टू प्रेजेंट द ट्रेजिक एंड द कॉमिक सीन्स in as regular alternation as the layer of red and white in a side of stair की बेल कर्ड बेकन। मतलब ये हुआ सभी अच्छे। फिर बोला गया है मर्डरस यानी कि खूनी मेलोड्रामास के मंच पर यह रिवाज है कि दुखद और हास्य दृश्यों को उसी नियमित क्रम में प्रस्तुत किया जाए जैसे कि धारीदार अच्छी तरह से पकाए गए बेकन के एक तरफ लाल और सफेद परतें होती हैं। तो ये चार्ल्स डिकेंस का ने ये लाइनें बोली हैं। चार्ल्स डिकेंस ई। अगला इसको जरा समझ लो। Charles Dickens said these lines. Dickens set the stage of such alternations of tragic and comic scenes in his 1838 novel Oliver Twist. इसके बाद 25 नंबर पे अगर हम बात करें तो डिकेंस कैरिकेचर्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डिटैचनेस डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रायल ऑफ। बोला गया डिकेंस के चित्रण में उपयोगितावादी सोच का व्यंग्यात्मक चित्रण किया। तो किसने किया? थॉमस ग्रैड ग्रिंड ने। यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर पे देखो कौन सा है। 25 नंबर पे बोला गया है कि चार्ल्स डिकेंस वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर व्हिच स्टार्टेड इन 1846 व्हिच वाज इट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। चार्ल्स डिकेंस ने 1846 में शुरू हुए एक अखबार के पहले एडिटर थे, वह कौन सा था? तो वो डेली न्यूज था। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ इसको जरा डिटेल करा गया है, समझ लीजिए। डेली न्यूज क्या था? was a national daily newspaper in United Kingdom. The news was founded 1846 by Charles Dickens. He was the first editor of this newspaper. और यही इस न्यूज़पेपर के सबसे पहले एडिटर थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चन ही रखेंगे। ये टोटल 105 क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट में नहीं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे एमसी। अब हम 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 26 नंबर पे क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो टर्म है न्यू गेट नॉवेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकेंस नॉवेल न्यू गेट।
क्योंकि डिकेंस ने किसी अपना ऐसा कोई सा भी नॉवेल नहीं लिखा न्यूगेट के नाम से, तो यही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ध्यान बनाए रखना। अगला इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है एक्सप्लेनेशन, जरा समझ लो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता ही लग गया, डी वाला है, क्योंकि न्यू गेट नाम से कोई भी नॉवेल इन्होंने नहीं लिखा, तो इनका इंस्पायर कहां से होगा। ठीक है, अगला 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 27 नंबर पे बोला गया है द कैरेक्टर फॉग अपीयर्स इन डिकेंस नॉवेल। डिकेंस के कौन से नॉवेल में फॉग नाम का कैरेक्टर आता है, तो पिकविक पेपर में दिखाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पिकविक पेपर। फॉग एंड डॉडसन, ये ध्यान बनाए रखना, दोनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं। फॉग एंड डॉडसन आर द अनस्क्रपलस लॉ पार्टनर्स हु हैंडल मिसेस बर्डल्स लॉ सूट इन चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल द पिकविक पेपर। फॉग और डॉडसन बेईमान लॉ पार्टनर हैं जो द पिकविक पेपर्स में मिसेस बार्डल का मुकदमा संभालते हुए नजर आते हैं इस नॉवेल के अंदर। 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड, यानी कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर डेविड कॉपरफील्ड में नहीं आता है। तो डॉक्टर रैंक करके जो कैरेक्टर है वो डेविड कॉपरफील्ड का नहीं है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जरा इसको समझ लीजिएगा, डॉक्टर रैंक अपीयर्स इन दी हेनरिक इब्सन। क्या कहा गया है, जो हेनरिक इब्सन थे, 3 एक्ट प्ले था डॉल्स हाउस, उसमें दिखाया जाता है डॉक्टर रैंक, ना कि चार्ल्स डिकेंस के नाटकों में या ना कि चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों में। वेयर एज दी अदर कैरेक्टर्स अपीयर इन चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड, और बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं वो चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड में नजर आते हैं। ठीक है, इतना बात हमको समझ में आ गया। और ये जो डेविड कॉपरफील्ड था, ये 8वें नंबर का नॉवेल था चार्ल्स डिकेंस का, जो कि पब्लिश हुआ था 1849 से 50 में, और बुक के रूप में फाइनली कब पब्लिश हुआ, 1850 में। तो डेविड कॉपरफील्ड कब आया, 1850 में। 29 नंबर का क्वेश्चन है यूरिया हीप वन ऑफ द मेजर एंटागोनिस्ट इन द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड वाज क्रिएटेड बाय। ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, जरा समझना। बोला गया है कि नोबेल डेविड कॉपरफील्ड में मुख्य विलेन में से एक यूरिया हीप को किसने क्रिएट किया, किनके नॉवेलों में ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, तो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में ये देखने को आपको मिल जाएगा। और चार्ल्स डिकेंस के कौन से नॉवेल में, इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल था, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड, उसमें दिखाया यूरिया हीप, उसी में दिखाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इसका नरेशन देख लीजिएगा, नरेशन से मतलब इसका, यूरिया हीप डेविड कॉपरफील्ड का प्रमुख विलेन है जो चार्ल्स डिकेंस ने रचा है। ठीक है, अब अगर हम 19th सेंचुरी ऑर्फन वुमेन एक्सप्लॉइटेशन विद द ऑटोबायोग्राफिकल टच, यूरिया हीप इज वन ऑफ द मेजर एंटागोनिस्ट इन द नॉवेल। 30 नंबर का देखो क्वेश्चन कौन सा है। 30 नंबर पे बोला गया है चार्ल्स डिकेंस नरेट्स इंसिडेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द 19th सेंचुरी orphan woman and exploitation with an autobiographical touch in which of the following novel। तो डेविड कॉपरफील्ड में ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जरा इसे समझ लीजिए कि क्या था, इसमें यह बताया गया कि किस नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस ने ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया जिसमें सामाजिक शोषण का वर्णन किया गया, उस नॉवेल का आपको नाम बताना था, तो डेविड कॉपरफील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन में समझ लीजिए क्या बोला गया, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में। जो डेविड कॉपरफील्ड है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया नॉवेल, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो बड़ा लंबा है इसका ओरिजिनल टाइटल, द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर्स एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडर स्टोन रुकरी, ये इसका पूरा जो है कंप्लीट टाइटल है। In this novel, Charles Dickens narrates incident about the treatment of children in the 19th century orphan woman exploitation with an autobiographical touch, और ये इनका नॉवेल ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी कहलाता है। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, बोला गया है थीम ऑफ सोशल क्लास पॉवर्टी एंड क्राइम विद पिप एज द मेन कैरेक्टर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। किस उपन्यास में पिप जो है वो मुख्य किरदार है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में दिखाया जाता है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
बी ऑप्शन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पिप, जिसका पूरा नाम फिलिप रिप होता है, मुख्य पात्र दिखाया जाता है। जरा इसको आप समझ भी सकते हो यहां से। पिप जो है वो मेन कैरेक्टर होता है चार्ल्स डिकेंस के कौन से, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। इस नॉवेल की थीम क्या है, सोशल क्लास, पॉवर्टी एंड क्राइम। फुल नेम पिप का क्या होता है, फिलिप प्रिप होता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन वीकली सीरियल यानी कि सीरियल फॉर्म में एक पत्रिका थी ऑल द ईयर राउंड, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था 1 दिसंबर 1860 से 3 अगस्त 1861 तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये बुक के रूप में 1861 में फाइनली पब्लिश हो गया था। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है। 31 नंबर पे बोला गया है, the two stand in the fast thinning throng of victims, but they speak as if they were alone, eye to eye, voice to voice, hand to hand, heart to heart. These two children of the universal mother, else so wide apart differing, have come together on the dark highway to repair home together and to rest in her bosom, who are the two referred in the two referred to in Charles Dickens A Tale of Two Cities। A Tale of Two Cities में किन दो लोगों का जिक्र है, तो किन दो लोगों का जिक्र होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स डॉर्ने और दूसरा नाम होता है सी मिस्ट्रेस। इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, चलो कोई नहीं, छूट गए होंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, हु आर दी टू रेफर्ड टू द चार्ल्स डिकेंस इन टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज में दो लोगों का जिक्र किया गया है, वो दो लोग कौन से हैं, तो चार्ल्स डार्ने और सी मिस्ट्रेस होते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 33 नंबर पे क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the historical source consulted by चार्ल्स डिकेंस इन राइटिंग टेल ऑफ टू सिटीज। जो अ टेल ऑफ टू सिटीज लिखने में डिकेंस ने किस ऐतिहासिक स्रोत का उपयोग किया। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे पूछें कि टेल ऑफ टू सिटीज का सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री बाय थॉमस कार्लाइल। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, थॉमस कार्लाइल का एक वर्क था जिसका नाम था द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री। ठीक है, तो उससे इन्होंने ये सोर्स या इससे प्रभावित होकर के चार्ल्स डिकेंस ने अ टेल ऑफ टू सिटीज को लिखा। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप पढ़ सकते हो इसको, वही बात है जो हमने आपको अभी बताई हिंदी में। 34 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड अलेक्जेंडर मैनेटी सर्व एज प्रिजनर इन द बास्टिल। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो होते हैं वो बास्टिल में कितने साल बिताए थे, तो 18 साल उन्होंने बताए थे। सी ऑप्शन हो जाएगा 18 साल। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट spent 18 years in secret as a prisoner in the Bastille. He is a character in Charles Dickens A Tale of Two Cities, और टेल ऑफ टू सिटीज का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, कौन, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, जिसने बास्टिल के जेल में कितने साल बिताए, 18 साल बिताए थे। अगला, हु इज डिस्क्राइब्ड दस इन द टेल ऑफ टू सिटीज। आपको बताना है टेल ऑफ टू सिटीज में इस तरीके से किसको डिस्क्राइब किया गया, जैसे प्रीटी फिगर, अ क्वांटिटी ऑफ गोल्डन हेयर, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। तो किसको, जो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट होती है उसी की एक बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लूसी मैनेट। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में बोला गया है कि इसकी जो शरीर होता है वो बहुत ज्यादा सुंदर होता है, इसके बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा सुनहरे होते हैं, और इसकी आंखें कैसी होती हैं, नीली होती हैं। ठीक है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन अकर्स इन। यानी कि ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन किस उपन्यास में दिखाया जाता है, तो ब्लीक हाउस में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। यानी कि ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन ब्लीक हाउस में दिखाया जाता है। यहां पर जरा समझिए, ब्लीक हाउस बाद, अब ये जो ब्लीक हाउस होता है वो 9th नंबर का नॉवेल होता है चार्ल्स डिकेंस का, जिसमें एक्सपोज किया जाता है द इविल ऑफ लॉन्ग ड्रॉन लीगल काज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिलीज थ्रू द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 37 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है हमारा, कि विच ऑफ डिकेंस नॉवेल ओपन्स विद द वर्ड इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द ब्रोस्ट ऑफ टाइम। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कि यही सबसे अच्छा समय है, यही सबसे बुरा समय है। किस उपन्यास की शुरुआत होती है इन लाइनों से? अ टेल ऑफ टू सिटीज की। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अ टेल ऑफ टू सिटीज कब आया है? 1859 में ये आया है, ओपन्स विद द फेमस लाइन। और इसी फेमस लाइन से इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इन लाइनों से इस उपन्यास की ओपनिंग होती है। इसकी सेटिंग लंदन और पेरिस दो शहरों में दिखाई जाती है और उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? 38 नंबर का क्वेश्चन है, which Dickens novel attacked the new poor law in 1834 in the opening chapter? 1834 के नए गरीब कानून पर हमला किस उपन्यास में है? तो किस में है? ओलिवर ट्विस्ट में है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ओलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकिंस का जो ओलिवर ट्विस्ट है वो 1839 में आया है। ठीक है। अटैक द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 विच इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हर्श ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, जिसमें क्या होता है कि बहुत बुरे तरीके से इसको हर्ष किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट 39 नंबर पे देख लो। 39 नंबर पे बोला गया है, 39 नंबर पे, अ टेल ऑफ टू सिटीज हैज। अ टेल ऑफ टू सिटीज क्या है? अ रोमांटिक हीरो विद अ वीकनेस। यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डी। टेल ऑफ टू सिटीज is a romantic hero with a weakness more notably embodied in the character of Sidney Carton। एक कमजोरी वाला रोमांटिक हीरो। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है? द कोड ऑफ चांसरी इज अ सेटिंग इन डिकेंस। जो कोड ऑफ चांसरी है, डिकेंस के कुछ उपन्यास की सेटिंग दिखाई जाती है, तो ब्लीक हाउस की दिखाई जाती है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए क्या कहा गया है। ब्लीक हाउस सबसे पहली बार सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1852 से 53 में। ठीक है। प्रोमिनेंटली फीचर्स, और इसका जो प्रोमिनेंटली फीचर है, वो इसका प्रोमिनेंटली का मतलब होता है प्रमुख जो फीचर विशेषता दिखाई जाती है, वो कोड ऑफ चांसरी को दिखाया गया है। ठीक है। 41 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? लिटिल नेल इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस। जो लिटिल नेल होती है वो डिकेंस के किस उपन्यास का पात्र है? तो द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का वो ये पात्र दिखाई जाती है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप कब आया था? 1841 में आया था। उसी के अंदर लिटिल नेल और उसके दादाजी की कहानी को दिखाया गया है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है? पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकिंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द कोड। अब ये नॉवेल कौन कौन से हैं? ये चार नॉवेल हैं, हार्ड टाइम, ब्लीक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है। इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो इनका सीक्वेंस कौन सा होगा? 3 2 4 1। अब इस आंसर में देख लो सीक्वेंस लगा हुआ है एकदम। ब्लेक हाउस कब आया है? इनका 1852 में। हार्ड टाइम 1854 में। अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन इनका आया 1861 में। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है? हु अमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर इज अ हम्बल एंड हु ब्लेन। ये बी है, डब्ल्यू बन गया ब्लेन। बोला ये गया है कि चार्ल्स डिकेंस के पात्रों में कौन विनम्र है और कौन जो है वो ब्लेन है। तो कौन इसमें? यूरिया हीप जो होता है, यूरिया हीप वो हम्बल दिखाया जाता है और बार्किस जो है वो ब्लेन दिखाया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा कुछ एग्जाम पॉइंट दे रखे हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इनको पढ़ लीजिएगा, इनको पूरा वीडियो अलग से ही हम बनाएंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोला गया अ क्लोज फ्रेंड ऑफ डिकिंस, डिकिंस का एक क्लोज फ्रेंड था जिसने ऑब्जेक्शन किया टू द ओरिजिनल एंडिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इन विच एस्टेला रीमैरिज एंड पिप रिमेन सिंगल। डिकिंस अकॉर्डिंगली रिवाइज टू अ मोर कन्वेंशनल एंडिंग which suggest that Pip and Stella will marry। who was the friend। आपको उस दोस्त का नाम बताना है। यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंत में बदलाव का सुझाव किसने दिया था? तो बिल्की कॉलिंस नाम के एक व्यक्ति थे, बिल्की कॉलिंस, उन्होंने ये सुझाव दिया था। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलान करना है। मिलान क्या करना है? जो डॉम्बे एंड सन, रिटर्न ऑफ द नेटिव और ब्लेक हाउस टेस्ट,
इनको मिलान करना है किससे, इससे, फॉग, ट्रेन, हेल्थ, मिस्ट। तो इसका इस तरीके से आप मिलान करोगे। देखो यहां पर हमने मिलान करके लिख दिए। जो डिकेंस का डॉम्बे एंड सन जो कि 1848 में आया है, इसमें सिंबल क्या दिखाया जाता है, ट्रेन। हार्डी का रिटर्न ऑफ द नेटिव जो कि 1878 में आया, इसमें हील, हीथ होता है, हेल्थ नहीं, हीथ। और डिकेंस का ब्लीक हाउस जो होता है उसमें फॉग दिखाया जाता है। और हार्डी का टेस्ट ऑफ द अबरवेल्स होता है, उसमें मिस्ट दिखाया जाता है जो कि 1891 में आया। इसके बाद नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है। 46 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट। अब यहां पर कुछ असर्शन दे रखे हैं और इसके बाद उसका एक रीजन दे रखा है, ठीक है, वही आपको बताना है अच्छे से। असर्शन क्या दे रखा है, डिकेंस नॉवेल आर कॉल्ड न्यूगेट नॉवेल्स। अच्छा, डिकेंस के नॉवेल्स को न्यूगेट नॉवेल्स क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है, इसका देखो रीजन क्या दे रखा है, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज डिकेंस अडल्ट्रेट्स इन दीज नॉवेल्स द कैरियर एंड एडवेंचर्स ऑफ क्रिमिनल्स। मतलब ये हुआ, डिकेंस के नॉवेल को न्यूगेट नॉवेल्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ऊपर कि डिकेंस इन नॉवेल्स में अपराधियों के कैरियर और उनके रोमांच को मिलाते हैं, तो इसलिए। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, चार्ल्स डिकेंस विजिट टू दी यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस्ड। जो चार्ल्स डिकेंस होते हैं वो यूके की यात्रा पर जाते हैं, तो उस समय उन्होंने एक नॉवेल्स का रचना की थी। उस नॉवेल का क्या नाम था, मार्टिन चुजलविट, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस नॉवेल की रचना कब हुई थी, इस नॉवेल की रचना जो है यूनाइटेड स्टेट, जब यूके की यात्रा पर थे, यूनाइटेड स्टेट्स की, यूएसए की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने इस नॉवेल की रचना की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर पे कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है। तो कौन सा सच नहीं है हमारा, इसमें बी, बी वाला ऑप्शन कहां, ये है। दी प्लॉट्स आर स्ट्रांगली टाइट नाइट, यानी कि चार्ल्स डिकेंस की जो प्लॉट होती थी वो बहुत ज्यादा टाइट होती थी, ऐसा नहीं है। चार्ल्स डिकेंस जितने भी नॉवेल लिखते थे उनके प्लॉट बहुत लूज होती थी, और साथ ही साथ में ये उसको पार्ट में लिखते थे, यानी कि प्रोडिकली पब्लिश कराते थे इसको। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर का क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप। यानी कि चार्ल्स डिकेंस के कौन से नॉवेल, किस पात्र को उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा होगा, तो वो मिकावर होता है, इसको हमेशा उम्मीद रहती है कि कुछ तो अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 50 नंबर पे। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकेंस नॉवेल। डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल में रियल बेनिफैक्टर पिप का कौन दिखाया जाता है, तो वो कौन होता है, मैकबिच होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, डी। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप देख सकते हो, क्या कहा गया है इसमें, मैकबिच इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। मैकबिच फर्स्ट वर्ड टू पिप आर द डेथ थ्रेड। The scene take place in a graveyard which added to the sinister feeling. मैकबिच के पिप से पहले शब्द मौत की धमकी के हैं। यह दृश्य एक कब्रिस्तान में होता है जो अशुभ भावना को बढ़ाता है। अब इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।